तो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के आज के टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में जो वार्ता के लिए शामिल हुए हैं उनमें एक डॉक्टर सुनील माथुर हैं जो राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और दूसरे जनाब जफर साहब हैं। जफर साहब हमारे बीच में बेंगलोर से हैं। तो मैं सबसे पहले आपको परिचय करा दूं जफर साहब का। जफर साहब का एक कठपुतलियां थिएटर है। ये थिएटर 1988 से आप थिएटर से जुड़े हुए हैं। आपने दरवाजे खोल दो, जबान मिली है मगर, वास्तु चक्र, ताजमहल का टेंडर, एक था गधा, दाढ़ का दर्द, जिक्र गालिब, टीपू सुल्तान के ख्वाब जो गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखा गया है, और शादी की किरकिरी हैदराबादी दखनी टच देते हुए उसको आपने रंगमंची उसको किया, रंगमंच किया। मैरी गो राउंड पर आधारित वो नाटक था। और रक्षा मंत्रालय छोड़ करके आप थिएटर से जुड़ गए, और मालगुडी डेज में आपने गिरीश कर्नाड जी के साथ में वो उसके अंदर आपने डायलॉग राइटिंग का भी आपने काम किया था। बिखरे बिंब में भी आप आए हैं। और बहुत बड़े यहाँ पर जो है, हम लोग अगर किसी को चर्चित रंगकर्मों में, अगर रंगकर्मी के रूप में अगर किसी का जिक्र आता है दक्षिण में, तो जफर साहब का जिक्र आता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे बीच में सुनील माथुर साहब हैं, तो डॉक्टर सुनील माथुर का अगर मैं परिचय दूं तो इन्होंने जो शोध किया वो डॉक्टर शंकर शेष के नाटकों में रंगमंचीय प्रयोग पर किया। ये बहुत बड़ा इनका काम था। भारत सरकार के सीनियर फेलोशिप आपको मिली, उसमें विषय था हिंदी साहित्य और रंगमंच में सामीप्य की तलाश। ये इनका जो है उसमें विषय था। रंगमंच हिंदी साहित्य और रंगमंच में सामीप्य, नजदीकी की तलाश, सामीप्य, नजदीकी की तलाश। हाँ, और आपको अवार्ड जो मिले अब तक, वो नाट्य भूषण अवार्ड आपको अंतरराष्ट्रीय नाट्य समारोह कटक उड़ीसा से प्राप्त हुआ। रंग भूषण अवार्ड आपको मिला। 40 वर्षों से आप अभिनय में और निर्देशन के क्षेत्र में हैं। कई कार्यशालाएं आयोजित की है। जयपुर दूरदर्शन से आपके धारावाहिक भी प्रसारित हुए हैं, और अभिनय और निर्देशन में भी आपके द्वारा निर्देशित नाटकों में जो मुख्य नाटक आते हैं उनमें रक्त बीज, कोमल गंधार, एक और द्रोणाचार्य, खुजरोह का शिल्पी, कट्टस, अरे मायावी सरोवर, आदमी का गोश्त, एक मामूली आदमी, भागम भाग, अदल बदल, शंकुबाई, विदूषक, दयाशंकर की डायरी, चित्रकूट, कमाल का कबीर और ईदगाह, और काल चक्र, पापा खो गए, जादुई मछली, लल्ला का ब्याह, फ्री स्टाइल गवाही। ये आपके नाटक हैं जिनको आपने निर्देशित भी किया और कई नाटकों में उसमें अभिनय भी किया। तो मैंने दो शख्सियत हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण नमस्कार आज आई हैं, और मैं बहुत गदगद हूं कि हमारे इस टॉक शो के अंदर आज इन दो हस्तियों को देख करके मैं बहुत खुश हूं। एक कारण उसका ये भी है कि जो आज का विषय हमने चुना है वो विषय है हिंदी रंगमंच में कहानी का रंगमंच। कहानी का रंगमंच अपने आप में एक विषय को आकर्षित करता है, और करीब 2.5 दशक पूर्व देवेंद्र राज अंकुर ने एक पूरा अभियान चलाया था थिएटर को नई ऊर्जा देने के लिए। और उसका कारण ये भी था कि नाटकों को लिखने वाले लोगों की अचानक से कमी महसूस होने लगी। बिल्कुल। और हमारे पास में कई नाटक के लोग बचे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अब और दूसरा नाटकों पर इतने खर्च कि उनको लगा कि कोई ऐसा नया प्रयोग किया जाए कि कहानी में से कोई नाटक निकाल करके किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। तो मैं सबसे पहले इस विषय पर कि कहानी में रंग कर्म पर बात करने के लिए मैं डॉक्टर माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी सी इस पे बात करें, फिर मैं जफर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार। प्रेम भाई, आपका बिल्कुल सही कहना है कि 90 के दशक के बाद, यानी 20वीं सदी का जो आखिरी दशक है, उसमें कहानी के रंगमंच की अवधारणा मूलतः उत्पन्न हुई, शुरू हुई। और उसका जो खास कारण रहा वो ये रहा कि अच्छी
और प्रभावी नाट्य कृतियां हिंदी रंगमंच पर आना कम हो गई एकदम से। तो नए नाटकों की कमी, जब निर्देशक नाट्य कृति का चयन करता है करने के लिए, तो नए और प्रभावी नाट्य कृतियों की कमी सबसे बड़ा कारण रहा कि वो कहानी की ओर आकर्षित हुआ, कि कहानियों को लेकर के और उनका नाट्यांतर किया जाए, उनका मंचन किया जाए। तो ये कहानी का रंगमंच की अवधारणा जो है ये 90 के दशक के बाद की है, और देवेंद्र राज अंकुर साहब ने उस पर काफी काम भी किया है। हाँ, और उन्होंने इसके ऊपर, मेरे को पढ़ने में आया कि कहानी का एक रंगमंच की शुरुआत की उन्होंने। 180 कहानियां और 13 उपन्यासों का मंचन किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनका ये सोचना था, और महेश आनंद जी ने एक रंगमंच के जो समीक्षक हैं, और उन्होंने इसको ये कहा कि रंगकर्म को नई जमीन देने के लिए उन्होंने रचनाकारों को और इन सब के अंदर एक नया जोश और एक नया प्रयोग करने के लिए इनका जो है आह्वान किया। और निर्मल वर्मा का कथा कॉलेज कहा इसको। इन्होंने कहा कि कथा का कॉलेज है, जैसे चित्रों का एक कोलाज होता है, वैसे कथा कोलाज उन्होंने बनाया। और उसके अंदर उनकी 3 कहानियां जो 3 एकांत के नाम से, तीन एकांत नाम से प्रदर्शित हुई, जिसमें धूप का टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर और वीकेंड, इनका एक रंग कोलाज बनाया गया। तो ये नया प्रयोग था जो इस रूप में आया। जफर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नए प्रयोग आए, इन प्रयोगों को आने की आवश्यकता, कहानियों को लेकर के रंगकर्म इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हो गया अचानक? इसका कारण मंचीय जो है समस्याएं, या और आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्या कारण रहे? देखिए जब से ये धरती चल रही है हजारों साल से, जैसा निदा फाजली साहब ने बड़ा खूब कहा है कि मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम है कहाँ के हैं किधर के हम हैं। तो इस तरह से क्या हो गया है कि मैं क्या समझता हूं कि चीजें जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया, हम दिन ब दिन कमजोर होते गए हैं। हमारी मेमोरी कमजोर होती गई। पहले जब लिखना पढ़ना आया, उससे पहले जो है ना लोग बहुत सी चीजें याद कर लिया करते थे, और हमारी सूंघने की शक्ति भी इतनी स्ट्रांग थी कि हम किसी चीज को सूंघ कर हम पहचान लेते थे कि भाई ये चीज हमारे सेहत खाने के लिए लायक है कि नहीं है। अब वो तमाम चीजें हम में से घटती जा रही हैं। जैसे आप किसी भी पुराने किले को देख लीजिए, उसकी सीढ़ियों की जो ऊंचाई होती है, एक एक सीढ़ी की, पता नहीं उस जमाने में लोग सामान लेकर उस पर भागा करते थे। आज हम उसके, मैं समझता हूँ, एक पाव हिस्से की सीढ़ी चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह क्या हो गया है कि जैसे कहानियां लिखी गई कि अब लोग, एक तो रीडरशिप कम होती जा रही है, लोग पढ़ने की उतनी क्षमता नहीं है लोगों में, किताब को उठाएं और उसको पढ़ें। वो चाहते हैं कि कोई और इसका काम करके दे। जैसे पहले हम डायरेक्टली कुछ गन्ना छील कर खाते थे, अब हम चाहते हैं कि कोई गन्ना छिले और रस निकाल करके हमारे सामने आ जाए, निकाल कर प्लेट में परोसे, फिर हम खाएंगे। तो उसी तरह क्या हो गया कि कहानियों को सुनाने का भी एक हुनर, जो फन था, वो तो जमाने पुराना है, जब से दास्तान गोई वगैरह हुआ करती थी। जैसे राजस्थान में अपने लोग तरीके से कहानियां लोक शैली की, बात पोशी। और वो पूरा आपको पता हो तो वो कई जने वो एक सुर बजा करके पीछे कुछ चित्र लगा करके पूरी कथा का वाचन करते थे। पूरी कथा का वाचन करते थे, जिसको अपन क्या कहते थे, मेरे को नाम याद नहीं। पढ़ बिल्कुल। इस तरह हिंदुस्तान के कई इलाकों में अलग अलग तरह से कहानियां सुनाई गई। बाबूजी की बचपन में भी देखता था, तेलुगु में भी कहानियां देखता था मैं अपने गाँव में। उर्दू में किस्सा गोई। हाँ, तो क्या हो गया कि आते आते वक्त लोग चाहने लगे कि भाई कुछ हमको परोस कर दिया जाए, हम पढ़ेंगे नहीं किताब से। तो जैसे अंकुर साहब ने वो काम किया, उन्होंने बहुत सही काम किया जब चीजें बदल रही थी। उधर सिनेमा में जो है नहीं एकदम आपका पैरेलल सिनेमा शुरू हो गया था। पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ। 20वीं सदी के वक्त।
वो वरना ओमपुरी जैसे आदमी को एक्टर माना नहीं जाता था। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी जी, ये सब नाटक से ही निकल करके आए। बिल्कुल, अमोल पालेकर, हाँ अमोल पालेकर साहब शुरू में आए। हाँ, तो इनको कहा गया कि आप हीरो बन रहे हैं, लोग हंसे इन पर। हाँ, तो चीजें बदल रही थी, उधर सिनेमा बदल रहा था, इधर थिएटर बदल रहा था। जैसे अंकुर जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने जो है नी कहानियों का जो कोलाज बनाया है, आपने जो बताया कोलाज के बारे में, तो वहां से लोगों को क्या हो गया कि हम कम खर्च में अपना प्ले कर पा रहे हैं। 3 आदमी बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, कहानी को जो है नी नाटकीय रूपांतर देकर हम उसको सुनाएंगे। हाँ, इससे लोगों को बहुत आनंद आने लगा, लोगों तक बात पहुंचने लगी। देखिए, हमारी हिंदुस्तान की अगर आप लिटरेचर में चाहें, चाहे बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आपको बहुत ही रिच कहानियां मिलेंगी। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी की अगर आप उर्दू के अफसाने पढ़ें, बिल्कुल, ये इवन आप इनको भी ले लीजिए, हमारे क्या नाम है उनका जो इसमें रहते हैं, रस्किन बॉन्ड साहब। रस्किन बॉन्ड की अंग्रेजी कहानियां ले लीजिए आप, मंटो की उर्दू कहानियां ले लीजिए, इस्मत चुगताई की लीजिए, प्रेमचंद जी की लीजिए, टॉलस्टॉय की कहानियां ले लीजिए आप, टॉल्स्टॉय की कहानियां लीजिए, चेखव की कहानियां ले लीजिए, कहानियों का, हाँ, बहुत सारी कहानियों का थिएटर रूपांतर हुआ है और फिल्मों भी। जैसे जुनून अगर आप देखते हैं, श्याम बेनेगल की फिल्म, जो रस्किन बॉन्ड की कहानी है, फ्लाइट ऑफ ए पिजन, या मंडी, अगर आप श्याम बेनेगल की फिल्म देखेंगे, सिर्फ 2 सफ़े का अफसाना था, आनंदी नाम का, जिसको गुलाम अब्बास ने लिखा था। उसको श्याम बेनेगल ने इतना अच्छा रूप दिया। जैसे अगर आप एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी, बिल्कुल बेदी साहब की, एक चादर मैली सी, उसको हेमा मालिनी के साथ वो फिल्म बनाई गई। रजनीगंधा लीजिए आप, रजनीगंधा, दिनेश ठाकुर जी। मुझे याद आता है मधु साहब, आपको याद हो तो आपने माउंट आबू में एक वर्कशॉप आपने किया था, जिसमें आपने कहानीकारों को भी आमंत्रित किया था। बिल्कुल, उसमें मैं भी शामिल था और उसमें दिनेश ठाकुर साहब आए थे। हम लोगों ने अपने वर्कशॉप के दौरान कई बार इस अनुभव को किया कि कहानियों का, और नंदकिशोर आचार्य जी भी थे उसमें, आपको पता होगा, आचार्य जी भी थे। और उसकी जो अनौपचारिक और कई बार औपचारिक जो हमारे सेशंस होते, उसमें हम लोग यूं गोल बना करके बैठ करके चर्चा करते। दिनेश ठाकुर साहब ने एक नाटक का मंचन भी किया था, आपको याद हो तो, मुझे वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो सब दर्शक सामने बैठे, केवल 2 कुर्सियां लगी हुई, और उन्होंने एक पूरा प्ले हमारे सामने किया था। तो प्ले की बहुत बड़ी गुंजाइश निकल करके आती है कि हमें भव्य जो है वो स्टेज नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल स्टेज के खर्चे कितने। मैं खास तौर से इस बात पर आता हूं कि जैसे उन्होंने एक शाम जो एक बार एक शो किया था जो अलग शेड में, वो ये कहते हैं कि आपको अलग अलग रंग की कहानियों को लेना पड़ेगा और एक शेड के अंदर की कहानियों को चयन करना पड़ता है अगर आप कोई कोलाज बनाते हैं। एक प्रयोग हुआ था जिसके अंदर महानगर 3 संवाद, उसमें 3 कहानियां थी, अलगाव 3 संदर्भ, उसमें 3 कहानियां थी, लौटना तीसरी बार, उसमें 3 कहानियां थी। इसी तरीके से एक जगह पर वो कहते हैं प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी, भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत, और निर्मल वर्मा जी की बीच बहस में, और अमरकांति का दोपहर का भोजन। ये 4 कहानियां एक ही बार में मंचित की गई। एक बार में दर्शक आए और उन्होंने आकर के एक ही शाम में दर्शकों को 3 शेड में 3 तरह के कहानियां देखने को मिली। लेकिन वो इतना बढ़िया प्रदर्शन हुआ कि लोग उस समय दंग थे, इसलिए इसका प्रमोशन होता चला गया और कहानी की तरफ जो है, कहानी का रंग कर्म ने एक दिशा पकड़ी। यहाँ जो एक अंडरलाइन करने साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी कहानियों का मंचन किया है, आपने तो गीत नाटिका तक का मंचन कर दिया है, मुझे पता है। पीढ़ी सवाल आपने मेरे ही एक गीत का कर दिया था जो लॉन्च किया था, तो मुझे पता है कि ये संभावनाएं आप कैसे निकाल लेते हैं। आप मनुष्य से पेड़ बना लेते हैं, मनुष्य से जानवर की शक्ल दिलवा लेते हैं। इस पर मैं चाहूंगा कि कम खर्च में आप नाटक कैसे करवा लेते हैं, इस बात पर भी मैं प्रेम भाई, मैं ये बताना चाह रहा था
कि जो नई नाट्य कृतियों की कमी एक कारण रहा कहानी के रंगमंच की अवधारणा का, और बाकी जो दूसरे कारण रहे वो ये भी रहे कि टीम छोटी होती गई, अभिनेता कम होते गए, और पेशेंस की कमी हो गई, और उतना उतना जो डेडिकेशन था कि है ना लंबे 2.5 महीने 3 महीने तक एक नाटक की रिहर्सल करना वो संभव नहीं हो पाया। प्लस जो स्टेज के खर्चे, हॉल के खर्चे और रिहर्सल के खर्चे, उन खर्चों को भी कम करने के लिए मिनिमम संसाधनों में, कम से कम संसाधनों में और अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना, ये जो जरूरत है, इसने कहानी के रंगमंच को आगे बढ़ाया। तो कहानी में 3-4 और मैक्सिमम 5 पात्र होते हैं। उन पात्रों को लेकर के, अच्छा कहानियों में प्रेम भाई ये भी होता है, कई कहानियों में नाटकीय तत्व आपको मिलते हैं ऑलरेडी। आपको कहानी पढ़ते हुए वो दृश्य बंद घूमने लगते हैं। किसी कहानी का जब हम पठन करते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको दृश्य दिमाग में घूमने लगते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें नाटकीयता इतनी है, इसमें नाटकीय तत्व इतने हैं कि इसको मंच पे खेलना ही खेलना चाहिए। कुछ कहानियां ऐसी है जिसमें नाटकीय तत्व नहीं होते हैं, मंथन होता है, उसमें जो संवेदनाएं हैं, उसका जो तथ्य है, तो एक अभिनेता को, एक निर्देशक को जो खुद संवेदनशील होता है, उसको अपनी उस कहानी के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करने की जरूरत महसूस होने लगती है। तब वो उसका नाट्यांतर नहीं करके और कहानी को एज इट इज जिस तरह से लिखी हुई है उसको ही एक तरह वाचन कर देते हैं, वाचन करता है, जिसमें अभिनेता होती है। इस तरह से भी है, कुछ कहानियों का मंचन इस तरह से भी होता है। मुझे याद है आपने एक कट्टस नाटक किया था, उसमें खाली एक ही कलाकार था, आई थिंक एक कलाकार, बिल्कुल मैंने देखा भी था। हाँ हाँ हाँ, वो अब वो 1.5 घंटे का फीमेल आर्टिस्ट का, और एकल कहानी, वो नाग बोडे साहब की, जो ग्वालियर के थे, नाग बोडे साहब की रचना थी वो। वो कट्टस मतलब काटना, कट्टस बिल्कुल। उसके वो है ना मरहूम पति के नाम से, वो जो महिला है वो उसके नाम से कट्टस चाहती है, वो चाहती है मेरा तलाक होने के बाद में भी उसकी विधवा न कहा जाऊं। हाँ, इसके लिए वो ये कहती है कि मेरे नाम के आगे से उसका कट्टस लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा ही उसका कुछ भावभूमि। हाँ, वो अपने नाम से पहचान हो उसकी, ये उसकी मूल धारणा थी। और इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जैसे प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं, अब ईदगाह है और ये बूढ़ी काकी है, ये तो कई बार मंचित हुई है। बाल रंगमंच में जो चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं उसमें ये बहुत बार रिपीट हुई है। मैंने अभी ना पिछले दिनों मैंने एक उनकी जब्तशुदा कहानियां हैं, सोजे वतन नाम से छपी है। अंग्रेजी शासनकाल में उनकी कुछ कहानियां जब्त हो गई थी जो देश प्रेम पर लिखी गई थी। तो एक दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इस नाम से उस सोजे वतन संकलन में एक कहानी थी, तो बहुत खूबसूरत कहानी है। उसका भी मैंने एकल परफॉर्मेंस मंचन करवाया। अब वो पढ़ते पढ़ते उसमें दृश्यबंध उत्पन्न होते हैं, दृश्य अपने आप बन जाते हैं। उसको मैंने, वो करीब 45 मिनट की कहानी है, और उसका मैंने मंचन एक ही पात्र द्वारा, मेल पात्र द्वारा वो करवाया। और वो एक्चुअली बेसिकली उर्दू कहानी है। तो उर्दू कहानी का मंचन प्रेमचंद जी की, जो वो भी पहली बार हुआ। और जैसे ये जो 3 एकांत आपने निर्मल वर्मा जी की कहानियों का बताया है, उसमें 1.5 इंच ऊपर का मंचन मैंने किया है। अच्छा, 1.5 इंच ऊपर मैंने मंचन किया है। इसके अलावा जैसे नाम अपने रांगे राघव जी की एक उपन्यास लोई का ताना करके है। अच्छा, जो कबीर की जीवनी पर है। कबीर की मृत्यु के बाद में उनका लड़का जो कमाल है, कमाल का कबीर, हाँ, तो वो कमाल का कबीर नाम से मैंने उसको खेला, है ना। और वो पूरे है ना 1.5 घंटे का नाटक था, उसका उपन्यास का नाट्यांतर किया, उसको मैंने खेला। और अभी एक लेटेस्ट विजय तेंदुलकर जी की उनके अवसान के बाद में कुछ नाटक उनके प्रकाशित हुए हैं। तो एक कहानी रूप में एकल नाट्य टाइप है। विजय तेंदुलकर जी का मुझे पता है, एक तो वो क्या उनका नाटक था सखाराम बाइंडर है, गिद्ध है, गिद्ध है, सखाराम बाइंडर है, और एक पोस्टर नाटक भी बहुत फेमस हुआ था, पोस्टर नाटक, पोस्टर शंकर शेष, वो डॉक्टर शंकर शेष का था। हाँ, डॉक्टर शंकर शेष जी का है। हाँ, तो तेंदुलकर जी का एक नाटक में अभी उसका रिहर्सल मेरी चल रही है, वो है मसाज नाम से। अच्छा, तो वो भी एक तरह से एकल नाट्य है, पर है वो एक व्यक्ति की कहानी है। जो गांव से एक लड़का एक्टर बनने जाता है, जैसे और भी कई लोग जा रहे हैं, और वो किस तरह से फिल्म यूनिट का पार्ट बनके और एक मसाजर बनके रह जाता है, एक्टर तो बन नहीं पाता, और अल्टीमेटली वो अपनी एक मसाज की दुकान खोल लेता है इसको लेकर के। और बहुत ही मार्मिक और बड़ी अच्छी रचना है। अभी मेरी रिहर्सल उसी पे
चल रही है। बहुत अच्छी बात की आपने मधु साहब। मसाज किसकी लिखी हुई है? ये तेंदुलकर जी की है, विजय तेंदुलकर जी की। विजय तेंदुलकर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि एक कहानी को पढ़ते समय आप जब नाटकीय तत्व उसमें क्या ढूंढते हैं कि एक कहानी में क्या चीजें होनी चाहिए कि आपको उसमें चयन करने में सुविधा रहे? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका चयन प्रक्रिया मैं जफर साहब से जानना चाहता हूँ कि जफर साहब आप बताएं, एक कहानी को चयन करते समय आप उसमें क्या तत्व ढूंढते हैं, कहानी में क्या होना चाहिए, एक नाटक में आप क्या ढूंढते हैं? उसका कथन अच्छा होना चाहिए, मैसेज अच्छा होना चाहिए, या उसमें नाटकीयता, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जफर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। देखिए, जैसे कृष्ण चंद्र, हाँ, कृष्ण जो चंद्र उर्दू के बड़े मशहूर अफसाना निगार रहे हैं और उनकी अच्छी कहानियां रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गधे की सरगुजिश शायद आपने पढ़ी होगी। एक गधे की आत्मकथा। हाँ, मैंने पढ़ी जो उसमें बाद में आपने हिंदी में उसको लिखा, वो कृष्ण चंद्र ने उसको लिखा था, एक गधे की सरगुजिश। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसे जब ये तो कुछ नाटकीय रूपांतर होते हैं, कभी कभी कुछ अफसाना निगार या कहानीकार अपनी कहानियां ही जो है नी किरदारों में लिखी हैं। कुछ अच्छा। कहानियां आपने पढ़ी होंगी जहां किरदार बोलते हैं उनकी कहानियों में। हाँ। लेकिन हाँ, क्या हो जाता है कि उसमें डायलॉग बाजी ज्यादा होती है। ज्यादातर हमारी कहानियों में मैंने देखा है कि, या अगर आप उर्दू के नाटक भी देखें तो आपको वहां इवन आगा हशर कश्मीरी के अगर आप नाटक पढ़ते हैं तो वहां डायलॉग ज्यादा है। जैसे मुगल आजम को ले लीजिए आप, उस जमाने में डायलॉग्स लंबे लंबे डायलॉग्स। हाँ, अब जो कहानियां हैं, हम कहानियों के कंटेंट को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब जैसे मान लीजिए मंटो की कहानी ठंडा गोश्त को लीजिए आप, जो बड़ी मशहूर रही है, ठंडा गोश्त। इस्मत चुगताई की कहानियां हैं बहुत सी। इस्मत चुगताई की लिहाफ को लीजिए, उस वक्त उन्होंने लेस्बियनिज्म की बात की थी उस दौर में, ताकि मंटो साहब का खोल दो, जो एक नाटक बहुत जो है वो बहुत मार्मिक चोट करता हुआ वो नाटक था। बहुत जबरदस्त कहानी। हाँ। तो ऐसी कहानियों में अगर आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं कि जहां कोई कंटेंट बड़ा स्ट्रांग हो, और कहानीकार तो अपनी डिस्क्रिप्शन में कह देता है अपनी बातें कि सुबह हो रही थी कि ये फलानी जा रहा था, किरदारों का जो है नहीं वो अपना डिस्क्रिप्शन देता ही है कहानीकार। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब उसको हम थिएटर में अडॉप्ट करते हैं, जैसे आपने देखा कि एक बहुत मशहूर नाटक मराठी में बहुत दिनों चला, नट सम्राट। जिसको ये नट सम्राट बहुत खेला गया। शिवात्कर ने उसका जो है एडाप्टेशन किया था। या फिर आप गिरीश कर्नाड की ययति ले लीजिए। ययति वो जब मैं समझता हूँ 19-20 साल के थे गिरीश कर्नाड, जब उन्होंने ये नाटक लिखा था, महाभारत के पन्नों से जो है नहीं उन्होंने कहानी लेकर ययाति। तो आपको लगता है कि हाँ, अगर आप एक लंबा महाभारत सुना रहे, उसमें एक आप इंसिडेंट सुनाना चाह रहे हैं। आपने कर्ण पर किया था एक बार नाटक मधु साहब, गांधारी पर किया था। कोमल गांधार में, कोमल गांधार कॉलोनी साहब ने भी किया है। कॉलोनी साहब ने भी किया। हाँ, मैंने देखा। और गिरीश कर्नाड जी का नागमंडल जो है वो 3 लोक कथाओं को मिला करके है। नागमंडल जो है, मैं वही आप आ रहा था नागमंडल पे, जैसा कि आपने कहा अभी, प्रेम जी ने आपके बारे में कहा कि आप पेड़ बना लेते हैं, उसमें एक सांप आ जाता है। मतलब जो लोक कथा है नागमंडल, अगर आप देखें गिरीश कर्नाड का, तो उसमें लोक कथाओं को उन्होंने जो है नहीं एम्फेसाइज किया, लोगों तक पहुंचाई है उन्होंने लोक कथाओं को नाटक के जरिए। तो आपका सवाल यह था कि हम क्या देखते हैं कहानी में। हम ये देखते हैं कहानी में पहले तो उसका कंटेंट, फिर हम उसको सोचते हैं कि इसको कैसे पेश किया जाए। जैसे आप फिल्मों में स्क्रीन प्ले लिखते हैं, एक कहानी को लेकर उसका स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, पट्टकथा जिसे कहते हैं आप हिंदी में। पटकथा। हाँ, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी को पहले समझकर हम ये सोचते हैं कि इस कहानी को हम ऑडियंस को किस तरह समझाएं, इसमें कौन सा किरदार पहले आएगा और क्या बोलेगा और किस तरह बोलेगा, और उसमें इंटेंसिटी क्या होगी उसके बोलने में। तो वो जो राइटर ने जो लिखा है, जहां तक हो सके हम जो है राइटर की भावनाओं को जिंदा रखते हुए, बगैर उसके साथ खिलवाड़ किए के, हम उसको
थिएटर क्या बोलते प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और कहानियां जब से हमने करने लगी, क्योंकि हमारा बड़ा रिच लिटरेचर है, जैसा कि मैंने कहा, बंगाली में आप शरद चंद्र चटर्जी के कहानियां पढ़िए, आप इधर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां पढ़िए, तो बहुत रिच लिटरेचर है उसमें से। मैं समझता हूं कि आने वाले और एक 100 साल तक हम हमारे पिछले पुराने लिटरेचर के कहानियों को लेकर कई नाटक कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो महेश आनंद जी जो रंग समीक्षक हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा कि कहानी का चयन करते समय न देश, न लेखक, न भाषा, न विचार, न रूप विन्यास, वहां पर केवल देखनी चाहिए गहरी संवेदना, कथ्य, उठाए जाने वाले सवाल और विचारोत्तेजक उसका कथानक। इन चीजों को आप देखेंगे तब जाकर के आप कहानी का चयन करते हैं कि ये रंगमंच के लायक है। हाँ, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो आपने कही इसमें, कि वहां का लोकल फ्लेवर, हाँ, वहां का लोकल फ्लेवर बहुत फ्लेवर, और वहां की बोली और वो चाशनी। देखिए फिल्मों में आकर क्या हो जाता है, आप एक जनरल हो जाते हैं, पूरी हिंदुस्तान को दिखाना है फिल्म आपकी। लेकिन जब हम नाटक करते हैं, जैसे मैं गिरीश कर्नाड साहब का जब तर्जुमा कर रहा था ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, 5-6 सिटिंग मिली रही, वैसे गिरीश साहब के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। तो जब मैं गिरीश साहब के साथ डिस्कशन कर रहा था तो बोल रहा था कि उन्होंने कहा मुझसे कि अपने प्रीफेस में भी लिखा है मेरी किताब में कि जिस तरह से संजय खान ने टीपू सुल्तान को बताया और राजस्थान के रेगिस्तान में उन्होंने घोड़े भगवाए टीपू सुल्तान के, तो गिरीश कर्नाड ने कहा कि आप यहाँ मुझे नेटिविटी दे सकते हैं। तो मैं बोला कि सर मैं टीपू सुल्तान को बेंगलोर की दक्षिणी जुबान में बात करवाऊंगा। तो बड़े खुश हो गए हो। हाँ, 2 सीन है मेरे प्ले में, जहां एक सीन में टीपू सुल्तान अपनी बीवी बच्चों से बात करते हैं और एक सीन में अपने ख्वाब में अपने पिताजी से, हैदर अली से बात करते हैं। तो वहां मैंने यहाँ की दखनी रखा, तो थिएटर में लोग इतना खुश हुए कि उनको लगा कि टीपू सुल्तान बिलोंग्स टू दिस रीजन। तो अगर आप जब कहानी की बंगाल की कहानी उठाते हैं, अगर आप गुजरात की, विजयदान देथा जी ने हमेशा जो है लोक साहित्य का बड़ा, फणीश्वरनाथ रेणु ने, इन्होंने आंचलिकता का पूरा ध्यान रखा है लिखते वक्त। बिल्कुल रखा है। जब तक हम ये एलिमेंट को नहीं लेंगे उस कहानी के, वहां की, तो फिर वहां की खुशबू महसूस नहीं की जाएगी लोगों में, प्रेम भाई। उस भाषा प्रेम भाई, यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि आपने कहा कि कहानी में आपके क्या देखते हैं कि आपको लगे कि इसको मंच पे लाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो नाट्य शास्त्र में वो भरतमुनि लिखते हैं, एक रसोत्पत्ति, एक शब्द है रसोत्पत्ति। तो जिस रस की, अगर कोई मैं कहानी पढ़ता हूं जिसमें रस की उत्पत्ति हो, जिस रस की उत्पत्ति वो कहानी पढ़ते हुए मेरे मन में हुई है, अगर उसकी रस निष्पत्ति मैं ऑडियंस तक कर पाऊं, प्रेक्षागृह तक पहुंचा पाऊं, तो वो कहानी मुझे लगता है कि इसको मैं मंच तक ले जाना चाहिए, ये सफल। क्योंकि नाटक मैं समझता हूं उसमें आप सफलता पा रहे हैं अगर आप वो कर पाते हैं। बिल्कुल भाई, नाटक जैसे नाट्य कृति के द्वारा यही करते हैं कि अभिनेता क्या करता है, रसोत्पत्ति को रस निष्पत्ति तक ले जाता है। और अगर कोई कहानी अगर ये काम करती है कि जो मुझे वो कहानी के पठन के समय मुझे वो जिस रस की उत्पत्ति हुई है, उस रस की निष्पत्ति में अगर ऑडियंस तक पहुंचा पाऊं मंच के थ्रू, तो मैं उसको मंचन करने के लिए मैं चयन कर लूंगा। ये है कहानी को चयन करने का बेस। इसको बिल्कुल। और जैसे माथुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जैसे एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैंने अभी 2-3 साल पहले मैंने डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी है जोधपुर के, अपने PRO रहे और राइटर है, अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। उनका एक बहुत अच्छा उपन्यास है चित्रकूट का चातक। अच्छा। जो अब्दुल रहीम खान खाना की जीवनी पे आधारित है। अच्छा। आप देखिए, बहुत बड़ा उपन्यास है। उस उपन्यास में चंगेज खान और जो तैमूर लंग है, वो जब भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया, उस वहां से शुरू करके, और फिर जो अब्दुल रहीम है उनको खान खाना की उपाधि कैसे दी गई, उनके साथ फिर क्या क्या घटनाएं हुई, उनको किस ने सेनापति के रूप में भी रखा, बाद में उनको वापस देश निकाला भी दिया। इनके साथ 3 बार ऐसा हुआ और अल्टीमेटली वो अब्दुल रहीम जो है वो कृष्ण के भक्त हो गए। तो रहीम की जीवनी पे पूरा एक उपन्यास है। उपन्यास का कैनवास बहुत बड़ा है। मैंने उसका नाट्यांतर किया
और चित्रकूट का चातक नाम से ही किया। और उसमें मैंने केवल वो पार्ट लिया जहां रहीम का आगमन है। तो रहीम की जीवनी को मैंने लेकर के, और अल्टीमेटली वो जब वृंदावन जाकर के एक मंदिर के पट बंद हैं और वहां वो रो मतलब उनके रोने से वो जो वृंदावन के अंदर जो कृष्ण बैठा है वो बाल रूप में आकर के उनके कंधे को थपथपाता है, बोले तुम मुझे बुला रहा था, मैं आ गया। यहाँ तक मैंने और बाद में जो रहीम की का जो मृत्यु होती है वहां तक का मैंने पूरा वो भाग लिया। अच्छा। बहुत खूबसूरत नाटक बना, बहुत अच्छे उसके संवाद है, क्योंकि रहीम अपने आप में जितने सशक्त सेनापति थे, उनका जो सेना का मैनेजमेंट जो जिस तरह से चर्चित रहा, उतना ही उनके साथ ट्रेजेडी बहुत रही, बहुत उन्होंने दुख देखे, बहुत पीड़ाएं झेली, और अल्टीमेटली वो कृष्ण के भक्त हुए। मोहनलाल गुप्ता उस उपन्यास के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस दौर में केवल यानी एक तरफ से जैसे चंगेज खां हुए, तैमूर लंग हुए, ऐसे ऐसे आक्रांता लोग जिन्होंने और उनकी जो एक तरह से वो जो ब्रीड हुई, उसके बाद में यहाँ पे मुसलमानों का एक तरह से वो एक जनरेशन हुई है ना। लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस दौर में रहीम के अलावा ऐसे बहुत से लोग हुए जो कृष्ण भक्त भी हुए, जैसे नाम ये अपने रसखान हुए। ऐसे उन्होंने एक फहरिस्त दी है, बोले एक आदमी नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। तो उन लोगों को लेके, और वो भी बहुत अच्छा नाटक यहाँ पे खेला गया। मैंने यहाँ पे उस पे 2 शो किए थे। अच्छा माधव साहब, एक जगह पर भीष्म साहनी जी ये कहते हैं कि इसको एक अलग विधा के रूप में तो माना जा सकता है। वो कहते हैं कि ये नाटक का पूरा कर्म नहीं है, जो नाटक के जो सांस्कृतिक और जो नाटक के जो नियम है, उन नियमों के अनुकूल ये नाटक नहीं है। भीष्म साहनी जी ये कहते हैं कि आप जो है इसको 4th थिएटर नाम दीजिए, दिस इज द 4th थिएटर। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये जैसे आज तक के थिएटर हैं, वैसे ये समांतर थिएटर में उन्होंने इसको नाम दिया है कि ये 4th थिएटर के नाम से जाना जाए, कि मैं एक 4th थिएटर करने जा रहा हूं। इसका मतलब कहानी का मंचन है। उन्होंने इसको नाटक न कह करके उन्होंने कहा कि ये 4th थिएटर के नाम से जाना जाए। तो अभी तक मुझे ये जानकारी में नहीं था कि 4th थिएटर के नाम से कोई चीज इतनी प्रचलित हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब जो कहानी के जो मंचन हो उसके अंदर 4th थिएटर नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये 4था थिएटर है, जो एक नए थिएटर की नई परिप्रेक्ष्य में इसका जो है। भीष्म साहनी जी का कहने का कारण ये रहा होगा प्रेम भाई, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, कि जैसे हर नाटक में कहानी तत्व आवश्यक रूप से मौजूद होगा, लेकिन हर कहानी में नाट्य तत्व मौजूद हो ये आवश्यक, ये जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कहानी अलग हो जाती है और नाटक अलग। जफर भाई, माथुर साहब, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कह रहा था, मैं भी यही कहने वाला था कि भीष्म साहनी, और मैं भीष्म साहनी के साथ काम भी कर चुका हूँ। मुझे अवसर मिला था गिरीश कर्नाड साहब के साथ, उनके साथ वो स्वराजनामा में। बड़ी काबिल शख्सियत है, और उन्होंने जब इसको 4th थिएटर कहा, बिल्कुल सही कहा है कि क्या हो रहा है कि कई इसमें ऐसे नाटकीय तत्व जो है ना हम नहीं ला पाते हैं जब हम एक कहानी को पेश करते हैं। मतलब उसमें एक थिएटर की जो उसका एक क्या कहते हैं उसको, उसका सही वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, भव्य जिस तरह से थिएटर आप पेश करते हैं, उसमें म्यूजिक है, उसमें मेकअप है, उसमें सेट्स हैं, उसमें बहुत सी चीजें, रंग गर्म की अपनी गरिमा होती है। हाँ, गरिमा। तो भीष्म साहनी जी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि ये मैं इसको एक अलग विधा के रूप में तो देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पूर्ण नाटक की विधा नहीं मानता। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप 4th थिएटर कहिए इसको, ये अलग विधा के रूप में माना। अब मैं आपको एक रंगकर्मी के भीतर की बात बताऊं, मेरे भीतर की बात बताऊं। जब आपने बात छेड़ी है ना, तो मैं मेरे भीतर की बात बता रहा हूँ कि ये वास्तव में 4th विधा ही कहनी चाहिए, 4th थिएटर ही इसको कहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी कहानी का मंचन करते हैं और उसके विपरीत अगर किसी नाट्य कृति का मंचन करते हैं, तो दोनों के करते समय हमारी जो मानसिकता है वो बराबर, हमारी मानसिकता हमको ये बता रही है। हम उस समय जागृत होते हैं, हमको पता है हमने कहानी का मंचन किया है, नाटक का मंचन नहीं किया है। हाँ, ये आपको कचोटती है, एक नाट्यकर्मी को ये बात कचोटती है कि ये मूल नाटक नहीं है, इसमें कहानी का नाटकीकरण करके और हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं।
अब चूंकि मेरे बिल्कुल पास सही। मैं माथुर साहब की बात में एक चीज बोलूंगा कि वो एक तृष्णगी और तृष्णा रह जाती है हमारे में, एक रंग करने में बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल। रह जाती है कि वो लेकिन प्ले करने के लेकिन बाद लगता है यार मैंने कुछ, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम तीनों बैठ के दूर दूर हाँ से बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन हाँ वो गर्मी नहीं है हमारी बातों में जो हम हाँ, जो हम रूबरू बैठ के करते रूबरू बैठ के ये बात करते सही है। वो आएगी कभी, कभी किसी रोज बेंगलोर आ जाऊंगा मैं। अरे यार, आप जरूर आओगे तो आइए। बहुत जबरदस्त अपनी बैठक रहेगी। और नहीं जफर नहीं, हम साहब एक तो यहाँ पर बड़ी महफिल काफी लगाते रहते हैं। बैठक हम हाँ, हाँ हाँ रखवाएंगे सबकी। मैं हाँ, जफर हाँ साहब से यहाँ पर इसी रूप में परिचित हुआ। जब मैं रंग कर्म और इनसे अच्छा जुड़ा तो मेरे को बहुत जो है बहुत खुशी बढ़िया हुई आपसे मिलकर के। बहुत तो बढ़िया पहला बहुत कॉन्सेप्ट मेरे को रंग कर्म पर बात करने पर आया तो जफर साहब ध्यान में आए, और साथ में हाँ माधव साहब ध्यान में आए, क्योंकि नहीं माधव मेरा साहब मेरा से मेरी सौभाग्य इतनी है मेरा अंतरंगता रही। सौभाग्य है मेरा देखिए सौभाग्य है, मैं जिस ऐसी दिन, शख्सियत के साथ बैठा हूँ, है ना, हाँ, अरे जो जिन्होंने गिरीश कर्नाड साहब के साथ काम किया है, अरे भीष्म साहब, सानी साहब के साथ काम किया है, जो हाँ, ये जो मैं मेरे सचिव साहब के साथ, मेरे आदरणीय रहे हैं, बताइए आप, मतलब हाँ जी जी तो जी, जफर नहीं साहब नहीं, मैं ये और बहुत मैं मेरा तो ये सौभाग्य कहूंगा रहा कि है। मैं आप दोनों के साथ में रहा हूँ, मेरी खुशी की बात तो ये है। देखिए प्रेम जी, हाँ, आप जिस दिन मुझे बताए कि हमारा एक डिस्कशन है तो मैं समझा आप काव्य पर कुछ कर रहे हैं या कविताओं पर या पोइट्री पर कुछ बात कर रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं कि आप रंगमंच पर हमें बुला रहे हैं। नहीं नहीं, और मैंने रंगमंच पर हमारे अलग अलग विधाओं पर काम मतलब करने की योजना थी कि हमारी टॉक शो के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो अलग अलग जी विधाओं जी, से जुड़े लोग हैं, और उसमें भी अच्छा, हम लोग चाहते हैं क्वालिटी चर्चा हो हमारी। हमारी इस बात पर चर्चा हो जो कि आम आम चर्चाओं में जो चर्चाएं नहीं होती है, उन चर्चाओं को हम जी इसमें जी, शामिल करें। और आज तो ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि एक सुदूर उत्तर के और इधर एक दक्षिण के दो रंग हाँ कर्मियों जी, को एक साथ मंच पर आकर के और अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं और फिर जिनकी जी भी जी, ये वेवलेंथ कहता मिलती हूँ, हो। हाँ, कि कहानी का रंगमंच, ये एक नया कॉन्सेप्ट को हम लोगों को फोर्थ थिएटर के रूप में सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि नाटकों की स्थिति पर उसका खर्च और नाटकों के कम लिखे जाने की वजह से अब यही हमारे पास में एक नया उपकरण रहेगा हमको रंगमंच से जोड़ने का, दर्शकों को भी और रंग कर्मियों को भी। तो बिल्कुल, इस फोर्थ हाँ, थिएटर में अपन को फिर कविता के रंगमंच को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। ये हाँ, फोर्थ थिएटर जो है, हाँ, इसमें कहानी हो गई, कविता हो गई, उपन्यास हो इसमें, गई, यानी हाँ, इसमें साहित्य, नाट्येतर विधाएं, नाट्येतर नाट्येतर विधाएं, विधाएं, हाँ, बिल्कुल जो जिसका वो काम देखिए नाटकीकरण किया माथुर जाना। साहब, हाँ, वो हाँ, काम माथुर साहब उसका एक एग्जाम्पल पता नहीं मुझे, प्रेम जी ने मेरा वो जिक्र गालिब नाटक देखा है कि नहीं देखा है, हाँ, मैं उसमें, यूट्यूब पर है, उसमें हाँ संगीत भी है, कथक भी है, और हाँ मैं गालिब के किरदार में बैठ के गालिब के वो खुतूत पढ़ रहा हूँ, उनके वाह बहुत खत पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने 1857 के आसपास लिखे थे अपने दोस्त को, बहुत हाँ, बहुत हाँ, उनके, खूबसूरत हाँ। तो हाँ हाँ वो तो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि हाँ नाटक में हमने वो तमाम एक चीजें ली थी उस इसमें, एक उसमें प्रयोग लिटरेचर भी था, म्यूजिक भी थी, हाँ, डांस भी था। हाँ, 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 मैंने कुछ ही समय पहले एक प्रयोग किया था। हम्म, गुलजार साहब की एक कहानी है, लेकिन हाँ, हाँ, छोटी सी कहानी है, और हम्म, उस कहानी के साथ में अमृता प्रीतम जी के जो पत्र हैं, हाँ, फेमस फेमस पत्र हैं, हम्म, लेटर्स, अमृता प्रीतम जी के जो लेटर्स हैं, हाँ, हाँ, चर्चित पत्र, हाँ, उन हाँ, पत्रों को और गुलजार साहब की एक कहानी को मिला करके एक हाँ, हाँ, नाटक लिखा मैंने, सफरनामा नाम से। अच्छा, और उसको मेरे बेटे यश माथुर ने उसने डायरेक्ट किया था, और यहाँ पे शो हुआ था उसका, ये शो फिर बाद में कलकत्ता भी ले गए थे, अच्छा, अच्छा, सफरनामा नाम से। तो उसमें अच्छा, गुलजार साहब की कहानी थी, लेकिन, हम्म, और अमृता प्रीतम जी के पत्र, हाँ, 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 तो दो ये विधाओं दोनों को एक साथ मिला जोड़ा करके, गया था। हाँ, 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 दोनों दो और विधाओं को कितने एक साथ जोड़ा गया। कितने पात्र थे माथुर जी उसमें? उसमें उसमें कुल 4 पात्र थे साहब, हम्म, जिसमें अच्छा, एक एक तो है नाम उसका गुलजार साहब का खुद का, वो जो चूंकि वो एकल कहानी के रूप में लिखी हुई है फर्स्ट पर्सन में, अच्छा, हाँ जी, तो एक तो उसका रोल है जिसमें गुलजार साहब ने कहानी के साथ में उनकी कुछ कविताएं भी ले ली हमने। अच्छा अच्छा, और जो अमृता जी के पत्र हैं, तो एक अमृता जी हैं, और एक साहिर हैं, ये 3 लोग, तो है ना। तो ये ये मैंने, कितने मिनट का आपने बनाया है सफरनामा? ये सफरनामा ये 1 घंटा 5 मिनट का, अच्छा, तो क्या एक हम और उसका घंटा उसमें, मंचन कर सकते हैं? क्या हम उसका हाँ मंचन कर मंचन कर सकते हैं सकते, बैंगलोर में? मंचन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक एक प्रयोग और किया मेरे बेटे ने,
कथक डांस का भी प्रयोग किया। अच्छा जी। अच्छा, वो जो उसमें एक पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है अमृता जी और शाहिद के बीच में, तो वो उसको कथक के है ना, मतलब स्टेप्स के द्वारा समझाया गया, बड़ा बहुत खूबसूरत बना, वो एक नया अच्छा प्रयोग। यूट्यूब पर है क्या? यूट्यूब पे नहीं है वो, यूट्यूब पे डाला नहीं। आपने उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ, रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग हुई मैं हो उसके तो उसको जो है मैं हम देखना भी चाहेंगे मैं कभी, और उसके मैं बाद वो में। भेज सकता हूँ, है ना। हाँ हाँ उसको हम हाँ। बाद में कैलकाटा ले गए थे। या अगर आप इजाजत दें तो मैं उस स्क्रिप्ट को बैंगलोर में करूंगा, अगर आप स्क्रिप्ट मुझे दे सकते हैं तो। हाँ, स्क्रिप्ट में दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं अच्छा, होगी। मैं प्रेम जी से आपका नंबर लेके मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक है। जी। और अब जैसे जैसे अलग अलग विधाओं की बात है ना सर, अभी हाँ मैंने एक ड्राइंग रूम थिएटर टाइप जो आजकल नया कंसेप्ट चला है, जिसमें है ना कि दर्शक अगर ऑडियंस तक, हॉल तक नहीं आ रहा है, तो आप दर्शकों तक चले जाओ, है ना, हाँ हाँ जी, जो हाँ हाँ बॉक्स रूम थिएटर बोलते हैं। हाँ तो हाँ मैंने एक और प्रयोग किया है कि 20 मिनट का एक पत्र है, पिता का पत्र पुत्र के नाम, हाँ है ना, उसको हाँ उसको मैं खुद, एक पत्र है वो पढ़ता हूँ मैं खुद, हाँ हाँ। और वो 20 मिनट का है। वो कहीं भी जाकर के हम, है ना, जो जैसे आपके यहाँ हम कॉफी पीने आए और पहले उसको मैंने मंचन हो पत्र गया, सुना और दिया। हाँ हाँ उसमें अभिनेता है, बहुत जबरदस्त अभिनेता है उसमें। उसमें स्पीच पे भी काम है, मॉड्यूलेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, प्लस वो जो रसोत्पत्ति की बात है और रस निष्पत्ति की बात है, वो बाकायदा होती है। हाँ मैंने जहाँ जहाँ की है हाँ उसके, हाँ। मैंने अभी करीब 11 शोज कर लिए हैं अलग अलग दोस्तों के यहाँ। अच्छा मतलब अच्छा। दोस्तों के यहाँ जैसे मिलने गए, है ना, उससे पहले हाँ भाई मेरी एक तुम ये प्रेजेंटेशन देखो, तो बड़ा अच्छा मतलब देखिए, प्रयोग इस लोगों तरह को के, पसंद आ रहा है। हाँ, हाँ। आपने तो जो ये बात की तो मुझे एक बात याद आई माथुर साहब। हाँ 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 सर। आपने जो बात की तो मुझे एक बात याद आई कि हाँ गिरीश जी। कर्नाड साहब, जो आखिरी तो उनका प्ले इस पर रहा विजयनगर पर, उससे पहले उन्होंने बिखरे बिंब नाम का प्ले किया था। पता नहीं प्रेम जी ने देखा है वो प्ले अच्छा हाँ, बिखरे रंगमंच बिंब का में? जिक्र आया है। हाँ, आपके हाँ, उसमें। बिखरे हाँ। बिंब में मैं खुद हूँ। मैं अच्छा। गिरीश अच्छा। कर्नाड, वो एक्चुअली वो सोलो परफॉर्मेंस है, हाँ अरुंधति हाँ नाग ने हाँ किया उसको। हाँ हाँ इंग्लिश का अच्छा। वर्जन शबाना आजमी ने भी किया उसका। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ गिरीश कर्नाड ने एक नया प्रयोग किया था उस प्ले में। हाँ वो हाँ हाँ प्रयोग ये हाँ था कि टीवी स्क्रीन पर मैं आता हूँ, एज ए टीवी हाँ न्यूज रीडर मैं बात करता हूँ, चले जाता हूँ। तो मैं हम्म। टीवी के स्क्रीन पर एक लेखिका से मैं अपना इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसका इंटरव्यू, वो लेखिका जो बात करती है उसके हम्म साथ लाइव जो है ना, इनका किरदार बात हम्म करता है। वो अकेली औरत है जो राइटर है, हम्म जो हम्म कन्नड़ की राइटर है, अंग्रेजी हम्म अपनी नावल छापती है। हम्म तो उसके हम्म उस ताल्लुक से मालती नाम की ये है। तो 1.5 घंटे का प्ले उन्होंने सिंगापुर वगैरह में किया। उसमें क्या है कि हाँ, एक्टर टीवी के अंदर जो एक्टर है उससे बात करती है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत मैं बढ़िया, बहुत हाँ, मैं बढ़िया, सिर्फ न्यूज में आता हूँ, थोड़ी देर चला जाता हूँ। बहुत उसके अच्छा। बाद फिर अरुंधति नाग खुद अकेली, बड़ा डिफिकल्ट आर्ट है वो, लेकिन अच्छा। बखूबी निभाया अरुंधति ने उसको, हाँ कि हाँ उसकी निगाहें जिस तरफ पलटती इसके साथ ये बात करती। वहां स्टेज पर एक स्क्रीन है, स्क्रीन में हाँ हाँ इनका हाँ। बिंब इनसे बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अरुंध, हाँ मतलब उस किरदार का जो बिंब है, तो अक्स है, हाँ 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 वो अपने हाँ अक्स हाँ से बात करती है। बड़ा अच्छा प्रयोग है, हाँ, कभी आपको बहुत मौका सुंदर, मिले तो तो देखिए वो। जफर साहब, बहुत आज बहुत का सुंदर। ये, नए प्रयोगों की बात की तो मुझे हाँ ये याद हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये फोर्थ थिएटर के रूप में जो आज हमारी हाँ चर्चा रही, इसमें ये सारे नए प्रयोग हम लोग अनुभव हाँ कर हाँ सकते हाँ, हैं। और बिल्कुल जैसा सही। कि एक तो बड़ी उपलब्धि ये रही कि माधव साहब के नाटक पर आपकी इतनी ज्यादा जो है इच्छा एकदम प्रकट हुई कि आपने तुरंत वो लेकिन को जो है, जफर साहब ने तुरंत ये चाहा कि हाँ इसका मंचन किया जाए। ये आज की उपलब्धि रही हाँ हाँ, कि हम लोग बहुत बहुत बातचीत बढ़िया बात। करते हुए ही ये कार्यक्रम बन ये गया। बहुत, हाँ, जी ये जी इस जी। हाँ कार्यक्रम की हाँ उपलब्धि रही कि आप लोग इतने हाँ ज्यादा हाँ एक दूसरे से अटैच हुए कि आपने जी उसको जी। तुरंत क्रिएटिविटी में डालना चाहा। तो हमारा बिल्कुल, मैं मंच ये भी मैं मेरा पूरा तो होता सौभाग्य है। है क्रिटिक्स मैं ऑफ तो अब इनके क्रिएटिविटी नाटक का। करना चाहूंगा बेंगलोर में। हाँ, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत माथुर जरूर अच्छे। जी के जरूर नाटक बेंगलोर में करना हाँ चाहूंगा मैं। हाँ हाँ जरूर, बहुत बहुत और अच्छा ये सर, बहुत तो आपने बढ़िया। इसकी फोर्थ थिएटर की बात की तो आपने तुम्हारी अमृता देखी होगी, जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखी थी। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ अंग्रेजी हाँ अंग्रेजी एक ड्रामा था, लव लेटर्स। हाँ 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 उसका हाँ, उन्होंने उसमें वो शबाना जी हिंदुस्तानी और फारूक रूपांतरण शेख किया। दोनों, हाँ, फारूक शबाना शेख जी और साहब और फारूक शेख जी। शबाना जी, फारूक शेख और हाँ शबाना दोनों बैठ के शबाना खत जी, यस पढ़ते हैं बस। हाँ, खत हाँ, यस पढ़ते हैं। यस यस।
नहीं, ये फोर्थ थिएटर को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा अगर हमको नाटकों रंग कर्म को आगे लाना है। तो ये नए प्रयोग हमारे दर्शकों के सामने आएंगे, ये नई विधा के रूप में आपके सामने आएंगे, तब हम बड़े बड़े शो और बड़े बड़े नाटकों से निकल करके और फोर्थ थिएटर के रूप में हम लोग सामने आ जाएंगे और हमारी अप्रोच रंग कर्म की घर घर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी कि अगर एक और बात कहूंगा, आपने जब ये फोर्थ थिएटर की बात की, ये हमारी मजबूरी भी है। हाँ, मजबूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, फोर्थ थिएटर हमारी मजबूरी है। जैसे वो बड़े गुलाम अली खान एक राग को 4 घंटे गाते थे। बाद में जो है उसको छोटा कर जो है रागों के टुकड़े लेकर फिल्मों में जो है गाने बनाने लग गए लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 3 मिनट से ज्यादा लंबा कोई गाना नहीं है। और 8 मिनट से लंबा गाना, मतलब आप शास्त्रीय संगीत में इतने घंटों बैठ करके सुनते हैं, लेकिन आप 3 मिनट का गाना बर्दाश्त से बाहर निकल जाता है, वो तुरंत काट भी निकल जाता है। सुनिए साहब, आज के दौर में नाटक अगर 90 मिनट से ज्यादा हो, 1.5 घंटे से ज्यादा अगर आपका नाटक हो, तो लोग अपने व्हाट्सएप खोलने लगते हैं ऑडिटोरियम में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत सारी चीजों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अगर रंग कर्म को हमें वापस लोकप्रिय करना है और वापस मेन लाइन में डालना है, तो हमें इस तरह के नए प्रयोग करने पड़ेंगे नाटकों में। और वैसे भी ऐसे साहित्य को एक प्रयोग होता है। हाँ, नाटक तो खुद भी एक प्रयोग है। आप यही कह रहे थे कि अभिनय खुद एक प्रयोग है। भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने नाटक को प्रयोग ही कहा है। हाँ, तो नए प्रयोग करते रहना ही नाटकीयता है और उसका काम नाटक है, प्रयोग करते रहना। देखिए आज 300 से ज्यादा की ऑडिटोरियम बनाने डर लगता है। हाँ बिल्कुल। अरे साहब बिल्कुल। और एक बड़ा खर्च करके नाटक करते हुए डर लगता है कि आपने इतना बड़े कॉस्ट्यूम्स और इतना बड़ा अभिनय कर लिया, और अगर दर्शक नहीं जुट पाए तो इतने खर्च करने के बावजूद भी अगर काम न हो पाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका जो है वित्तीय, अरे मुफ्त में करने के बावजूद बावजूद नहीं आते। और इम्पोर्टेंट बात है माथुर साहब, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास अब CSR फंड्स होते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR जो फंड्स हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास, सिर्फ वो लोग इनको NGOs को देते हैं। मैं चाहूंगा कि वो लोग हिंदुस्तानी संगीत को और थिएटर को भी दें, तभी जिंदा रहेगी थिएटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम लोग करने के अंदर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो आज का जो है ये टॉक शो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आप लोग शामिल हुए, एक नई विधा से हम लोग जुड़े और एक नई सोच के साथ में हम लोग ने इस पर अपनी बातचीत की। आप लोगों के महत्वपूर्ण विचार सुनने को मिले, नई दिशा और नई दशा हमने दोनों पर विचार किया, और आपके महत्वपूर्ण विचारों से हम लोग लाभान्वित भी हुए। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारे क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो के दर्शक भी इसका पूरा लाभ लेंगे, और हम लोग आगे के कार्यक्रमों को तय करेंगे कि हमें नाटक को किस दिशा में ले जाना है। फोर्थ थिएटर के रूप में हमें कैसे उसकी पुनर्स्थापना करनी है नाटकों की, और हम लोग कैसे आम अप्रोच तक पहुंच पाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, और आप लोगों ने अवसर दिया। आभार, बहुत बहुत जफर साहब नमस्ते, प्रेम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी पहल की है प्रेम जी, इसको बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार।